दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जहां युद्ध और शांति के फैसले लिए जाते हैं, वहां भारत की कुर्सी अब तक खाली क्यों है? ये सवाल आज हर जागरूक भारतीय के मन में उठता है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, यूएनएससी की। वो संस्था जो तय करती है कि किस देश पर प्रतिबंध लगेंगे, वो संस्था जो तय करती है कि किसके खिलाफ युद्ध को वैध माना जाएगा, और वो संस्था जो यह तय करती है कि कौन शांति सेना भेजेगा और किसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो एक कौन फैसला कर रहा है इस समय? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। लेकिन इस संस्था में 5 देश हमेशा के लिए किंग बने बैठे हैं, राजा बने बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं हम P5 नेशंस, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये हमारे 5 देश हैं इसमें, और बाकी सारे देश वो सिर्फ समय समय पर आने वाले मेहमान होते हैं। चलो पता है सबको कि जैसे जो 5 देश हैं वो तो परमानेंट मेंबर्स हैं सुरक्षा परिषद के, और जो बार बार जो बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, तो वो बारी बारी 2-2 साल के लिए अलग अलग देशों का नंबर उसमें आता है, तो अलग अलग समय सीमा तक ये लोग रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, भारत कहाँ है इस व्यवस्था में? तो कुछ तथ्य देखो। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, 140 करोड़ लोगों की आबाद है भारत। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण में शुरुआती योगदान भी भारत ने दिया है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है भारत। जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, तो वहीं पर भारत गुलाम होते हुए भी इसका सदस्य बना था। शांति सेना भेजने में सबसे अग्रणी देश है ये, और हर वैश्विक मंच पर जिम्मेदार भूमिका निभाता है। तो शांति सेना भारत ने अभी तक 50 से ज्यादा मोर्चों पर अपनी सेनाएं भेजी हैं, और 3 लाख से ज्यादा सैनिक अभी भी एक्टिव हैं भारत की शांति सेना। तो इतना सब चीजें होने के बावजूद भी भारत को इसमें स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिली? क्या भारत के योगदान की कमी है? नहीं, मैंने अभी बताया है, भारत तो सन 1945 से ही यूएन का संस्थापक सदस्य बना है रहा, और तब से अभी तक है। 50 से ज्यादा शांति मिशनों में इसने भागीदारी की। कई बार यमन, सीरिया, और यहाँ पर जाके देखो दक्षिणी सूडान, ऐसे जो कई प्रकार के जो देश हैं, यहाँ पर भारत ने अपनी शांति सेना भेज करके वहां पर शांति कायम करवाई है। अब 3 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे शांति के लिए, योगदान बड़ा है, और हर युद्ध में संयम और संतुलन की भूमिका निभाई है अभी तक। फिर समस्या क्या है? फिर समस्या तो कोई होगी, तभी तो वो है यूएनएससी का स्थायी सदस्य नहीं बना पाया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संरचना है वो दोषपूर्ण और असमान है। एक ऐसी व्यवस्था जहां दूसरे विश्व युद्ध में विजेता बने कुछ देश आज भी बाकी दुनिया पर हुकूमत चला रहे हैं। आज यूएन की बैठक में भारत सिर्फ वोट डाल सकता है, लेकिन उसके पास वीटो पावर नहीं है। मतलब अगर भारत किसी वैश्विक मुद्दे पर सदस्य के रूप में प्रस्ताव लाए, तो चीन या अमेरिका अगर एक कोई नहीं बोल दे, नो बोल दे, तो उसे वो लोग रद्द कर सकते हैं। क्या यही है लोकतांत्रिक विश्व? अब समय है इस पर विचार करने का। क्या संयुक्त राष्ट्र को सुधारने की जरूरत है, इसमें सुधार की जरूरत है? क्या भारत को अब अपना हक मांगने की बजाय उसके लिए खड़ा होना चाहिए? क्या 75 सालों का संयम अब रणनीति में बदलना चाहिए?
तो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए ये भारत को तय करना है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत की यूएन यात्रा, यूएनएससी की असल हकीकत, किसने रोका भारत को स्थायी सीट से और क्या भारत को अब नया रास्ता चुनना चाहिए। तो इसके साथ ही आपको वो सारे अनुभव प्राप्त होंगे, वो सारी चीजें की जानकारी होगी जिसकी आप कहीं एक जगह जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बता दिया आपको कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ जो क्या है क्या नहीं है, तो ये सब बातें भी इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें यूएनएससी का क्या रोल है वो भी बातें करेंगे। जो इस समय अलग अलग संगठन पूरे विश्व में बन रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। और भारत का हित किस संगठन में है, किस संस्था में हित छिपा हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। क्या भारत अब भी वर्ल्ड लीडर बन सकता है, उस पर भी बात करेंगे। और भारत का इस समय क्या रोल चल रहा है, क्या भूमिका चल रही है विश्व पटल पर, उसकी भी बात करेंगे। जैसे जो भारत की विदेश नीति है, हमने जो इससे पहला जो वीडियो था तृतीय विश्व युद्ध में भारत की क्या भूमिका रहेगी, क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है, तो उसमें हमने वो सारे समीकरण बैठाए थे। वो सारे भारत की विदेश नीति के बारे में बताया था कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वह सिर्फ इश्यू बेस्ड एग्रीमेंट्स के मतलब अलाइनमेंट के तौर पर चलती है। ठीक, तो ये सब बातें हम पहले जान चुके हैं। अब उसी की अगर आपको इसका पूरा लाभ लेना है इस वीडियो का, तो आपको वो पिछली वीडियो भी ध्यान से देखनी पड़ेगी। क्योंकि जो क्या है कि जो लिंकेड है, जो लिंकेज है, हर एक जो भी टॉपिक है, जो भी जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक है, तो सारे जियो टॉपिक्स के जो पॉलिटिक्स है, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। जब तक इनका हम जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे तब तक हम इसको नहीं समझ सकते हैं। तो तर्क भारत आज पूछेगा सवाल, क्यों नहीं है भारत का स्थायी स्थान एक संस्था में जिसका वो सबसे बड़ा हितैषी है। तो अब बात कर रहे हैं हम 1945 से अब तक भारत की यूएन यात्रा। साल था 1945 और 24 अक्टूबर के दिन दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। पूरी दुनिया थकी हुई थी, टूटी हुई थी और उसे चाहिए था एक नया मंच जहां न्याय और शांति का शासन हो। इसी समय बना संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। और भारत उस समय गुलाम भारत भी इस मंच का संस्थापक सदस्य बना। सोचिए, जब हम स्वतंत्र भी नहीं थे तब भी भारत को विश्व समुदाय ने एक जिम्मेदार आवाज माना। ये थी भारत की मूल वैचारिकता। तो यहां से शुरुआत होती है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसको क्यों स्थापित किया गया था? शांति की स्थापना के लिए। अब उसका हम वर्तमान में क्या चीज हो चल रही है उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम इसकी पूरी यात्रा देख लें, भारत की यात्रा। तो आजादी के बाद भारत ने यूएन को सिर्फ एक मंच नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम की सोच का प्रतीक माना। वसुधैव कुटुंबकम, अबे वसुधैव कुटुंबकम की सोच कहां पर बदल रही है, इस बारे में चर्चा भी मैंने पिछली वीडियो में किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये वसुधैव कुटुंबकम की भी हमारा जो मैंडेटरी जो चीज है हमारी, वो भी धीरे धीरे हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, अपनी सर्कमस्टेंसेस के अनुसार। तो भारत की क्या भूमिका रही, पहले बता चुके हैं कि 50 से अधिक शांति मिशनों में भागीदारी भी की है भारत ने। 3 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक पीस कीपिंग में भेजे गए। जैसे दक्षिण सूडान में अशांति थी, लेबनान की तरफ अशांति थी,
गाजा पट्टी में भी भारत के कुछ शांति दूत हैं, और यहाँ पर के जो मध्य एशिया के कई देशों में, सीरिया वगैरह में भी भारत का शांति स्थापना करने में योगदान रहा है भारतीय शांति सेना का। श्रीलंका में भी हमारे द्वारा शांति सैनिक भेजे गए थे, पीस कीपिंग जो सोल्जर्स भेजे गए थे शांति सेना। तो इतना बड़ा योगदान है भारत का। देखो आज तक कहीं बम नहीं गिराए और ना कहीं तानाशाही भी कहीं नहीं थोपी। तो यूएन के ह्यूमन राइट्स और एनवायरनमेंट एजेंडा में भी अग्रणी योगदान दिया है। भले ही जो विकसित देश अपनी भूमिका से पीछे हट गए, लेकिन भारत एक अल्प विकसित और विकासशील देश होते हुए भी, पहले तो अल्प विकसित था लेकिन अब विकासशील देश होते हुए भी भारत जो भी एनवायरमेंटल प्रोग्राम होते हैं उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेता है, उनको निभाता है, उनको उनके मानकों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। फिर 1971 आया। पाकिस्तान ने, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वर्तमान में जो बांग्लादेश बन गया है, में नरसंहार शुरू किया। भारत ने वहां पर हस्तक्षेप किया था और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को घुटनों के बल ला दिया। और यूएनएससी में क्या हुआ? अमेरिका ने पाकिस्तान जो के खिलाफ जो भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन था उसको लाने की कोशिश की थी कि देखो भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया है, इस पर कोई कार्रवाई की जाना चाहिए। और चीन ने भी खामोशी से पाकिस्तान का साथ दिया। ठीक है, चीन भी खुल के खामोशी से पाकिस्तान के साथ आ रहा था और अमेरिका बोल रहा था कि यहाँ पर भारत के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करा देना चाहिए। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, तो बाद में चीजें बदली, अमेरिका ने साथ नहीं दिया, हमारा रूस ने साथ दिया था, सबको पता है। 1971 की जंग में सेना हिंद महासागर तक अमेरिका की आ गई थी और हिंद महासागर तक रूस ने भी वहां पर अपना मोर्चा जमा लिया था, मालदीव के करीब है। ठीक है, फिर आया 1998 वहां पर भारत का परमाणु परीक्षण किया गया था। अब यहां पर यूएन ने फिर से दबाव बनाया। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत को अशांत राष्ट्र की तरह देखा गया था कि भाई यहाँ पे परमाणु परीक्षण बंद कर दो, जबकि उसी मंच पर अमेरिका, रूस, चीन जो कि P5 का नेतृत्व कर रहे थे, खुलेआम परमाणु परीक्षण कर चुके थे। तो ये दोगलापन रवैया था। फिर 2000 के दशक में भारत ने बार बार यूएनएससी की स्थायी सीट की मांग उठाई। हम G4 देशों के साथ खड़े हुए। G4 कौन कौन? जर्मनी, जापान, ब्राजील और इंडिया। यूएन को सुधारने की अपील की गई 2000 के दशक में। ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई, पर क्या मिला क्या? खाली वादा, एम्प्टी प्रॉमिसेस। वोटिंग के लिए तारीफ, पावर के बदले शांति के लिए धन्यवाद। पावर कुछ नहीं दिया गया, भाई आपने शांति बनाई तो इसलिए आपका थैंक्स। तो आज भारत दुनिया की टॉप 4 अर्थव्यवस्थाओं में भी शामिल है, ग्लोबल स्टैक हब्स में भी शामिल है और स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस में भी शामिल है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला ये देश भी है। युवा आबादी सबसे ज्यादा भारत में है। फिर भी यूएन की ताकत में हमारी आवाज नहीं गूंजती। क्या भारत की यात्रा सिर्फ सेवा तक सीमित रहेगी? क्या आजादी के 75 साल बाद भी भारत को सिर्फ शांति दूत कहा जाएगा? लेकिन निर्णायक नहीं। अब समय है कि हम इतिहास को दोहराने नहीं, बदलने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं उन 5 देशों की तरफ
जो आज यूएनएससी में भगवान बने बैठे हैं, और हम समझेंगे कि यूएनएससी की कुर्सियों पर कब्जा कैसे किया गया है। अब पावरफुल P5 की कहानी। तो दुनिया के ताकतवर मंच पर सिर्फ 5 देशों को स्थायी सीट और वीटो पावर क्यों मिली? हर सवाल का जवाब इतिहास की धूल में दबा हुआ है। 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई। दूसरे विश्व युद्ध में जो देश विनर्स बने, विजेता बने, उन्होंने ही तय किया कि जो यूएनएससी की स्थायी कुर्सियों पर उनका ही अधिकार होगा। तो शुरू हुआ एक क्लब जिसे कहा गया P5 नेशंस। अमेरिका सुपर पावर बना, सोवियत संघ अब वर्तमान में रूस है, वह युद्ध विजेता बना, वो युद्ध विजेता था, ठीक। और ब्रिटेन जो जिसको स्थायी सदस्यता मिली, उसका औपनिवेशिक साम्राज्य था जो धीरे धीरे ब्रिटेन की तरफ बढ़ रहा था। फ्रांस हिटलर से हारा, फिर भी उसे कुर्सी मिली, ठीक है, लेकिन हिटलर तो एंड लास्ट में हिटलर ही हारा था, तो वो विजेता मित्र राष्ट्रों में ही आ जाएगा फ्रांस, तो उसको भी एक कुर्सी मिल गई। और चीन, तब कम्युनिस्ट चीन नहीं था, नेशनलिस्ट वहां पर सरकार थी, राष्ट्रवादी सरकार थी, लेकिन आजकल कम्युनिस्ट है, तो वो यहाँ पर चीन का स्थायी सीट अभी बरकरार है। सोचिए, भारत उस समय भी यूएन में था, लेकिन इन 5 देशों ने खुद को सर्वोपरि घोषित कर दिया। क्यों? तो ठीक ये बात थी स्थायी सदस्यता की। अब जो इनको प्राप्त जो वीटो पावर है, उसका मतलब क्या है? वीटो पावर का मतलब क्या है? अगर ये 5 में से कोई एक देश किसी भी रेजोल्यूशन को, किसी भी प्रपोजल को, किसी भी प्रस्ताव के खिलाफ अगर ये नहीं बोल दें, नो बोल दें, तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। मतलब यूएनएससी में निर्णय तर्क से नहीं, ताकत से चलते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने 40 से ज्यादा वार इजराइल के खिलाफ जितने भी प्रस्ताव उठे हैं फिलिस्तीन की तरफ से और बाकी अरब देशों की तरफ से, उन सबके प्रस्तावों को इसने वीटो कर दिया, 40 से ज्यादा। और दूसरा उदाहरण आप अभी देख ही रहे हो, रूस ने यूक्रेन संकट पर अपने खिलाफ जो प्रस्ताव उठा उसे उसने खुद ही वीटो कर दिया। लो भैया, कर लो, क्या कर लो। अब जो चीन है, चीन है बार बार वीटो का प्रयोग ये भी करता है, जो भी भारत विरोधी प्रस्ताव को होते हैं उनका ही समर्थन कर देता है। कौन? चीन, ठीक है। तो जो भारत के विरोध में जो प्रस्ताव उठते हैं उनका समर्थन साइलेंटली कौन करता है? चीन करता है। तो देखो ये आपने बड़े बड़े उदाहरण देख लिए जिन पर इनकी पूरी तरह से हुकूमत चल रही है। अब सवाल उठता है, क्या ये वीटो क्लब वाकई लोकतांत्रिक है? नहीं, जवाब है नहीं। ये क्लब है ग्लोबल मोनोपोली का, जहां 5 देशों ने पूरी दुनिया की शांति, युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध और जो भी हस्तक्षेप है उन सब पर इन लोगों ने क्या कर लिया है? एकाधिकार जमा लिया है। इनकी मोनोपोली हो गई है। भारत जैसे देश जिनकी आबादी, अर्थव्यवस्था, सेना, मतलब जिनकी आबादी भी बहुत ज्यादा है, अर्थव्यवस्था भी टॉप 4 में आ गई है, सेना और शांति में भी इसकी बहुत ही अग्रणी भूमिका है, जो कि जो P5 नेशंस हैं उनसे कहीं आगे है, फिर भी उसे कोई वीटो पावर नहीं है। अब एक और सवाल, चीन को किस आधार पर यह स्थायी स्थान मिला है? किस आधार पर? जबकि 1945 में तो चीन में गृह युद्ध चल रहा था और आर्थिक रूप से यह टूट चुका था। फिर
फिर कम्युनिस्ट शासन बाद में आया। तो बताइए, सोचने वाली बात है। लेकिन उससे क्या, पश्चिम को चाहिए था एक एशियाई चेहरा जो अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाए, और भारत उसे एक आसान सहयोगी नहीं माना गया है, बल्कि यह एक विचारशील रहता है और तटस्थ देश रहता है, कूटनीतिकता की नीति अपनाएगी बाद में। और संयुक्त राष्ट्र में इसके लिए कहा गया है कि जो भी है, मतलब भारत को एक आसान सहयोगी नहीं माना गया है, बल्कि उसे विचारशील, तटस्थ और स्वतंत्र राष्ट्र इसको कहा गया है, जो कि उनके लिए एक प्रकार से असुविधाजनक है, अनकंफर्टेबल है। तो P5 आज भी क्यों टिके हैं? क्यों टिके हैं? अरे सीधा सा उत्तर है, क्योंकि B2 हटेगा तो उनकी ताकत भी हिलेगी, क्योंकि यूएन में बदलाव नहीं, जो भी होगा बदलाव नहीं हो रहा है, और अगर जो भी बदलाव होगा उनकी मर्जी के बिना नहीं होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत जैसा देश बराबरी पर खड़ा हो। अब बारी है पार्ट 4 की, जहां हम जानेंगे कि भारत को रोक कौन रहा है, चीन, अमेरिका या पूरा सिस्टम। तो भारत को क्यों नहीं मिला स्थायी स्थान, कौन रोक रहा है? भारत, जिसने संयुक्त राष्ट्र को शांति, संसाधन और सैनिक सब कुछ दिया। भारत जो 140 करोड़ लोगों की आवाज है। भारत जो G20 की अध्यक्षता कर चुका है। स्पेस, न्यूक्लियर, IT, डिफेंस हर क्षेत्र में आगे है। फिर भी भारत आज तक UNSC में स्थायी सीट से बाहर है। और सबसे बड़ा सवाल है क्यों बाहर है? रोक कौन रहा है भारत को? तो सबसे पहले बात करेंगे हम चीन की। सबसे बड़ा विरोधी चीन, सबसे बड़ा विरोधी। क्यों? इसे भारत की आर्थिक और सामरिक ताकत से डर लगता है कि अगर इसको यहाँ पर स्थायी सदस्यता दे दी तो इसकी ताकत और बढ़ जाएगी और ये आर्थिक रूप से शक्तिशाली बन जाएगा और ये सामरिक ताकत भी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये परमाणु में खुल के आ जाएगा। ठीक, एशिया में एक और पावरफुल देश वो नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये एशिया में चीन अकेला पावरफुल रहे। भारत अगर इसमें आ जाएगा तो भारत भी उतना ही पावरफुल हो जाएगा। और बार बार कहता है कि UNSC में सुधार की जरूरत है, लेकिन धीरे। कौन कहता है? चीन कहता है। वो कहता है देखो UNSC में सुधार की जरूरत तो है, लेकिन धीरे। लेकिन खुद वीटो रखता है और भारत की सीट का वह खुलेआम विरोध करता है कि भारत इज नॉट एबल टू परमानेंट सीट इन UNSC। दूसरा है अमेरिका, मित्र भी है और मौन विरोधी भी। इसे बोलते हैं पीठ पीछे छुरा होना, मुंह पर राम और पीछे कसाई के काम। ठीक है, वो बात। तो वह कहता है कि भारत को सीट मिलनी चाहिए। अमेरिका कहता है भैया भारत को सीट मिलनी चाहिए, लेकिन कभी प्रस्ताव वह अपने आप से अपने यहाँ से आगे नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि भारत एक स्वतंत्र सोच वाला देश है। भारत हमेशा US ब्लॉक का हिस्सा नहीं रहा है। भारत की जो नॉन अलाइंड नीति है, जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, अमेरिका को एक प्रकार से असहज करती है। अब तीसरी बात करते हैं पाकिस्तान की।
पाकिस्तान छोटा देश है लेकिन बड़ी अड़चन पैदा करता है भारत को, बड़ी अड़चन है। भारत का हर एक वैश्विक कदम रोकने की कोशिश करता है। अगर भारत जो भी वैश्विक कदम उठाता है तो उसको रोकने की कोशिश कौन करता है? पाकिस्तान करता है। OIC ये क्या है? मुस्लिम देशों का संगठन है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। तो OIC में भारत का यह विरोध करता है। हर बार UN में कश्मीर का राग अलापता है। अकेले ताकत नहीं है लेकिन चीन के साथ मिलकर ये विरोध खड़ा करता है। तो P5 देशों का स्टेटस क्यों क्लब क्या है? ये चौथी अड़चन है, ठीक है, चौथी अड़चन। UNSC का ढांचा ऐसे बना है कि बदलाव खुद P5 के वीटो पर ही निर्भर है। मतलब जो देश खुद सीट पर बैठे हैं वो ही तय करेंगे कि और किसी जगह मिले। क्या कोई राजा अपनी ही गद्दी पर दूसरा बिठाता है? नहीं। भारत के पक्ष में कौन है? अगर हम पक्ष की बात करें तो ये तो थे 4 चीजें जो भारत को सदस्यता से रोक रहे हैं: चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और P5 देशों का स्टेटस क्यू क्लब। अब भारत के पक्ष की बात करते हैं। फ्रांस खुलकर समर्थन करता है। रूस परंपरागत सहयोगी है। तो अमेरिका, चीन विरोधी, रूस और फ्रांस सहयोगी। अब बात करें जापान, ब्राजील और जर्मनी। G4 एलाइस भी समर्थन करते हैं। पूरे अफ्रीका और ग्लोबल साउथ का भी भारत को समर्थन है, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं। क्यों? क्योंकि बदलाव का दरवाजा उन्हीं लोगों के पास है जो खुद कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। सीधी सी बात है, जब भी ये वीटो कर देंगे भैया इसको एंट्री नहीं मिलेगी तो वो देश एंट्री नहीं कर पाएगा। अब सवाल भारत के सामने है, क्या हम ऐसे ही गेस्ट बनकर UN में घूमेंगे, या अब वक्त है कि हम UNSC की कुर्सी नहीं अपना रास्ता चुने? तो अगले भाग में जानेंगे क्या अब यूनाइटेड नेशंस पुराना और अप्रासंगिक हो गया है? क्या UNSC वाकई वैश्विक लोकतंत्र है या सिर्फ एक वीटो क्लब? क्या अब UN पुराना हो गया है? क्या UNSC टूट गया है? संयुक्त राष्ट्र एक सपना था, एक ऐसा मंच जहां ताकत नहीं, तर्क और न्याय का शासन हो। लेकिन आज वो सपना वेस्टर्न कंट्रोल रियलिटी शो बन चुका है। क्या आज का संयुक्त राष्ट्र वाकई पूरी दुनिया का प्रतिनिधि है, या फिर कुछ देशों की एक निजी कंपनी बन चुका है जहां CEO सिर्फ P5 हैं और बाकी सब उसके क्लाइंट? तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे यूक्रेन युद्ध को देख लीजिए। रूस खुद हमलावर है और खुद ही वीटो लगाकर सारे प्रस्ताव रद्द कर देता है। और अगर हम गाजा संकट की बात करें तो फिलिस्तीन के लिए सैकड़ों प्रस्ताव लाए गए, लेकिन अमेरिका ने 40 से ज्यादा बार उस पर वीटो कर दिया। हर प्रस्ताव का उसने खंडन कर दिया। अगर हम सूडान, यमन और अफगानिस्तान की बात करें तो उस पर भी वो सारे दंगे हो रहे हैं, सारे गृह युद्ध बन रहे हैं, सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस्लामिक जो भी है, इस्लामिक कट्टरता वहाँ पर हावी हो रही है। जो भी आतंकी संगठन है वो अपना
चेहरा उठा रहे हैं, वो वहां पर सारा कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मौन तमाशबीन बना रहा। क्या यूएनएससी शांति ला पाया? क्या वैश्विक न्याय का कोई मॉडल बना? नहीं, क्योंकि जहां वोट बराबर नहीं वहां न्याय भी बराबर नहीं हो सकता। एक बात समझिए, यूएन का चार्टर कहता है कि ऑल नेशंस आर सॉवरेन एंड इक्वल। क्या मतलब? ऑल नेशंस आर सॉवरेन एंड इक्वल, लेकिन यूएनएससी में सिर्फ 5 देशों को ही निर्णय लेने का अधिकार है। तो ये सत्ता का लोकतंत्र है या फिर छल का साम्राज्य? छदम। दुनिया बदल चुकी है। देखिए 1945 में 51 देश थे केवल, लेकिन आज 193 देश हैं। अब दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, सिर्फ 2 पोल नहीं बने हैं। पहले रशिया का अलग था, अमेरिका का पोल अलग था, लेकिन अब क्या है? मल्टीपोलर सिस्टम हो गया है। पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, डेटा बार सब बदल चुका है, लेकिन यूएन आज भी 1945 के नक्शे पर काम कर रहा है। कैसे चलेगा? कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। और भारत, आज का भारत 1947 का नवजात राष्ट्र नहीं है, हर कोई मानता है। ये देश G20 होस्ट है। मून पर चंद्रयान उतार चुका है। 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शक्ति है। आतंकवाद से लड़ने का ग्लोबल अनुभव रखता है। सवाल अब यूएन से नहीं, हमसे है, खुद भारत देश से है। क्या हम अब भी सुधार की प्रतीक्षा करते रहेंगे, या अब हम कहेंगे कि या तो सुधार करो या नया रास्ता अपनाओ? तो स्थिति नाजुक है। ये लोग नहीं चाहेंगे कि भारत जैसा कोई देश P5 में एंट्री आसानी से पा सके, क्योंकि जो चिर प्रतिद्वंदी जो चीन उसमें अपनी सीट लिए बैठा है। इसलिए अगर वहां पर भारत के सहयोग से अगर चीन वहां पर यूएनएससी का स्थायी परमानेंट मेंबर ना बना होता तो शायद भारत के चांस थे। लेकिन बात क्या है ना कि हमें तो गुटनिरपेक्ष रहना था, हमें अपने आदर्शों पर चलना था। जो आदर्श हमने आज बदले हैं, आज हमने जो विश्व बंधुत्व को बदल करके मैंने ये कह दिया कि भाई जो हमारा सम्मान करेगा वही हमारा भाई है। ये नीति अगर शुरू से रही होती तो आज हमारा हाल 1962 में भी बुरा हाल ना होता। और आज हम जो परमानेंट मेंबर्स की रेस में दर दर भटक रहे हैं, शायद आज हम परमानेंट मेंबर भी होते और शायद आज हम एक विकसित राष्ट्र भी होते। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या भारत को नया वैकल्पिक मंच बनना चाहिए? ब्रिक्स, SCO, ग्लोबल साउथ, क्या है ये भारत का भविष्य है? क्या ये सभी भारत के भविष्य हैं? तो भारत की रणनीति, नया विकल्प या सुधार की लड़ाई? जब कोई दरवाजा 75 साल तक बंद रखा जाए तो समझ लेना चाहिए कि या तो अंदर कोई डर रहा है या बाहर कोई जाग चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत को रोकने वाले अब ये भी जान चुके हैं कि भारत अब प्रतीक्षा नहीं, परिवर्तन की भूमिका में आ चुका है। सवाल ये नहीं है कि भारत को यूएनएससी की स्थायी सीट कब मिलेगी,
सवाल ये है कि भारत अब किस रास्ते से वैश्विक नेतृत्व करेगा। तो विकल्प, दो विकल्प हैं। तो पहला विकल्प है सुधार के लिए संघर्ष। तो भारत ने वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र में बदलाव की अपील की है। जैसे जो G4 देश हैं, जर्मनी, जापान, ब्राजील, इंडिया, इनके साथ मिलकर के UNSC के विस्तार का भी प्रस्ताव रखा गया था। हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर लोकतांत्रिक पुनर्गठन की भी मांग की। ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे बढ़ाया, लेकिन क्या मिला? तारीफ, ताल और ताला। विकल्प दूसरा है नया वैश्विक मंच बनाना। अब भारत ब्रिक्स, SCO और ISA जैसे संगठनों के जरिए एक नया विश्व संतुलन खड़ा कर रहा है। ब्रिक्स की बात करें हम तो इसमें शामिल हैं B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो 5 कंट्रीज ब्रिक्स में शामिल हैं। अब इसमें और भी देश शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो भारत इसमें क्लाइमेट, ट्रेड और टेक्नोलॉजी, इनका नेतृत्व इसमें भारत कर रहा है। किस किस संगठन में? ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में। अब SCO की बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। भारत इस मंच पर सुरक्षा, आतंकवाद, सीमाओं की राजनीति पर एशियाई देशों को एकजुट कर रहा है, इनको जोड़ रहा है। वही तो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। फिर IS, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये मंच है ना, जो यह मंच भारत ने खुद बनाया है। क्लीन एनर्जी के लिए 100 से ज्यादा देश इसके साथ हैं। मतलब साफ है, भारत अब सिर्फ मांगने वाला नहीं रहा, अब यह मंच बनाने वाला बन चुका है। तो भारत अब ये नहीं है कि तुम मंच बनाओगे तो हम तुम्हारे अंदर शामिल हो जाएंगे, नहीं। अगर हमारे वहां पर हित हैं तभी शामिल होंगे, वरना हम अलग से मंच बना के खड़ा कर देंगे। क्योंकि भारत की वो नीति है, भारत हर किसी के साथ न्याय करना चाहता है। तो आगे क्या है? भारत अब ऐसे राष्ट्रों को एकत्रित कर रहा है जो खुद को UNSC जैसी पुरानी सदस्यता में शोषित और अनसुना महसूस कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ, अफ्रीकी देश, आसियान, साउथ अमेरिका, सब भारत की न्याय आधारित वैश्विक व्यवस्था की सोच को समर्थन दे रहे हैं। अब वक्त आ गया है, या तो संयुक्त राष्ट्र सुधरे या भारत एक नई अंतरराष्ट्रीय विचारधारा को खड़ा करे। भारत का नेतृत्व केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक विकल्प बन चुका है। तो नेक्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे UNSC की विफलता और भारत की भविष्यवाणी। क्या एक दिन भारत खुद वीटो पावर लेगा या देगा किसी और देश को? क्या भारत समानता की व्यवस्था का वाहक बन पाएगा? तो निष्कर्ष, भारत की चेतावनी और भविष्य की दिशा। 75 वर्षों की प्रतीक्षा, 50 से अधिक शांति मिशन, 3 लाख से ज्यादा सैनिक और G20 की अध्यक्षता और 140 मतलब 1.4 अरब लोगों की लोकतांत्रिक शक्ति, और फिर भी भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान का हकदार नहीं। ऐसा क्यों?
क्या भारत को अब भी धैर्य का पाठ पढ़ाना चाहिए? क्या भारत अब भी एक दिन जरूर मिलेगा जैसी सांत्वना को दी जाएगी भारत को? नहीं, भारत अब तैयार है, सिर्फ सदस्य बनने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने के लिए तैयार है। अगर भारत को यहाँ पर आवाज नहीं दी गई तो भारत अलग से नया मंच स्थापित कर लेगा, क्योंकि अभी ISA मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 100 से अधिक देश भारत के द्वारा बनाए गए मंच में आ गए हैं। और जो भारत की नीति है कि यहाँ पर आओ, न्याय पाओ और अपनी अपनी चीजों को साझा करो। तो यही उसकी जो रणनीति है, यही उसको सबसे यूनिक बनाती है। संयुक्त राष्ट्र अगर नहीं बदला तो इतिहास में वह लीग ऑफ नेशंस की तरह दफन हो जाएगा, जैसे 1921 में लीग ऑफ नेशंस बनी थी। एक ऐसा मंच जो अपनी समय सीमा को पार कर चुका है। अगर मतलब एक प्रकार से इसकी व्यवस्था पुरानी हो गई है, इसमें परिवर्तन होना चाहिए। अगर चेंजेस नहीं हुए तो देखो अभी तक इसने कर क्या लिया है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया, दक्षिणी सूडान में हमला हो रहे हैं, अफ्रीका में कई प्रकार से अशांति देखने को मिल रहे हैं, लेबनान वगैरह, सीरिया वगैरह, यमन, हूती, यहाँ पर कितने आतंकवादी संगठन सक्रिय हो रहे हैं। क्या किसी को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने बंद कर पाया अभी तक? नहीं। बस इनका एक ही एजेंडा होता है, जो P5 देश होते हैं, परमानेंट मेंबर्स होते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है तो ये तुरंत जाकर के सीधा नो बोल देते हैं, नोटा दबा देते हैं। मतलब ये क्या है? सिर्फ अपना घर बनना। मतलब आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप 5 लोग राजा बने बैठे हो, तो ये क्या हो रहा है? बाकी दुनिया वालों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भाई लोकतांत्रिक हुआ, लोकतंत्र के नाम पर। भारत अब विकल्प तैयार कर रहा है नए नेतृत्व के बारे में। अब भारत के पास नया विजन है, नया न्याय मॉडल है और नई साझेदारी है। अब विजन कैसे चेंज हुआ? जो पहले भारत कहता था कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरी धरती हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है, लेकिन अब वर्तमान में उसका मोटो एक चेंज हो गया है। अब भारत कहता है कि जो हमारा सम्मान करेगा वो ही हमारा कुटुंब है, जो हमारा सम्मान नहीं करेगा वो हमारा कुटुंब का हिस्सा नहीं है। तो ये रणनीति हमें शुरू से अपनानी चाहिए थी। और नई साझेदारी, तो अब भारत कई देशों के साथ नई साझेदारियां करता है, 1 to 1 ट्रेड पार्टनरशिप हो रही है, अलग अलग जो भी एग्रीमेंट हो रहे हैं, ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं 1 to 1। तो बहुत ही शक्तिशाली देशों की श्रेणी में भारत आ गया है। तो ब्रिक्स, SCO, ISA ये सिर्फ संगठन नहीं है, ये भविष्य की नींव है। कल्पना कीजिए, कल कोई अफ्रीकी देश खड़ा होता है और कहता है कि हमें भी आवाज चाहिए, और उस दिन भारत कहता है कि आवाज नहीं दी जाएगी, साझा की जाएगी। तो देखिए, यही चरित्र भारत को महान बनाता है। यही तो भारत का दर्शन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, जहां शांति बांटी जाती है, छीनी नहीं जाती। तो अंतिम सवाल, क्या भारत कभी वीटो पावर पाएगा? शायद हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है, क्या भारत कभी दुनिया को ऐसा मंच देगा जहां किसी को वीटो की जरूरत ही ना पड़े? वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र 5 देशों की ताकत से नहीं, 193 देशों की गरिमा से चलेगा। वो दिन जब दुनिया कहेगी कि भारत ने सिर्फ कुर्सी नहीं मांगी, दिशा दिखाई। तर्क भारत का संदेश स्पष्ट है, हम शक्ति मांगने नहीं आए, हम न्याय रचने आए हैं। और जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। धन्यवाद, जय हिंद। तर्क भारत को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो तर्क भारत है वह राष्ट्र की आवाज है, आपकी आवाज है, क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं, सवालों के तर्क दिए जाते हैं और उनका निष्पक्षता के साथ उत्तर भी दिया जाता है। यहाँ पर किसी का पक्षपात नहीं किया जाता।
धन्यवाद।